हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई के लिए स्पेशल हिंदी। और हिंदी में आपको पता है हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है, अपना कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने अब से पहले व्याकरण में वर्णमाला को पढ़ लिया है, विराम चिन्ह को पढ़ लिया है, और साहित्य में हमने क्रम विभाजन, साहित्य का, हिंदी साहित्य के काल का क्रम विभाजन पढ़ लिया है, साथ में आदिकाल को पूरी तरह समझ लिया है, और साथ में हिंदी के विकास को समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों शब्द भेद यानी शब्द कितनी तरह के होते हैं और आपको उसमें क्या क्या चीज़ समझनी है, तो इस सब बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा ये एक सेटअप चलाया हुआ है, पूरा कोर्स चलाया हुआ है, और आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा कोर्स पेड नहीं है। एक भी चीज़ दोस्तों पेड नहीं है। जो मेरे पास है वो सब आपका है। बस आपको दो संकल्प मेरे साथ में लेने। पहला संकल्प है आपको यूनिफॉर्म लेनी है। 10,000 वैकेंसी हैं दोस्तों, 10,000 वैकेंसी हैं। एक वर्दी चाहिए, स्टार चाहिए कंधे पे। और दूसरा भाई, इस चैनल को जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बंदे हैं, हर एक बंदे तक ये चैनल पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मेहनत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द भेद। और शब्द भेद में देखिए एक चीज़ और भी है, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। अगर आप यूपीएसआई से रिलेटेड नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम है, आप किसी भी एग्ज़ाम में दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल है, खाली यूपीएसआई के लिए नहीं है। तो इसमें देखते हैं शब्द भेद। देखो शब्द का मतलब क्या होता है और भेद क्या होता है। शब्द का मतलब अभी आपको पता चलेगा। भेद का मतलब होता है प्रकार, कितने प्रकार का, काइंड, इंग्लिश में होता है काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, उदार भी होता है, और काइंड का मतलब प्रकार भी होता है, टाइप्स आप समझ सकते हैं। तो शब्द, सबसे पहले शब्द से शुरू करते हैं। देखो शब्द किसको कहते हैं, विभिन्न वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्या बात कही गई, विभिन्न वर्णों के मेल से, विभिन्न वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब विभिन्न वर्ण क्या है, देखो वर्ण आपने पढ़ लिए हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। वर्ण अक्षर मैंने आपको समझा दिए। तो बहुत सारे जब वर्ण आपस में मिलते हैं और एक समूह बनता है। कैसा समूह बनता है भाई, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, अपने आप में कंप्लीट होता है, उससे किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। साथ में सार्थक, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया, जैसे आपने लिख दिया जलुलू, इसका क्या मतलब है, इसमें ज ल लू लू ये चीज आ गया, तो इसमें आपने वर्णों का एक समूह तो बनाया पर सार्थक नहीं बना। तो सार्थक भी होना चाहिए। सार्थक मतलब सार्थक, स अर्थ मतलब अर्थ के सहित, तो उसको बोलते हैं सार्थक। तो शब्द क्या होता है, वर्णों का वो समूह जो अपने आप में स्वतंत्र है और सार्थक है, शब्द कहलाता है। अब शब्द क्या है, शब्द स्वतंत्र इकाई है, अपने आप में स्वतंत्र है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्वतंत्र, एक होता है परतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, किसी और पर निर्भर नहीं। और परतंत्र क्या होता है, डिपेंडेंट, दूसरे किसी पर डिपेंडेंट होता है। तो शब्द स्वतंत्र है, इसको किसी और, किसी सारे की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो कैसे, अब भाषा का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले शब्द होते हैं, शब्दों शब्द से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलके लैंग्वेज बन जाती है, भाषा बन जाती है। इससे पहले अभिशब्द किससे बना है, वर्णों का एक समूह है, विभिन्न वर्णों का एक समूह है। अब देखो आगे हम देखते हैं शब्द। अब देखो शब्द आपने समझ लिया। अब भेद, भेद का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रकार। जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। वो चार प्रकार के होते हैं। किस तरह से शब्द होते हैं, आधार होते हैं उनके अलग अलग। पहला है रचना के आधार पर। जो शब्द भेद हैं वो चार हैं, कौन कौन से, रचना के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, इस आधार पर। तीसरा है
अर्थ के आधार पर, मतलब उनके क्या अर्थ निकलते हैं उसके आधार पर शब्द हैं, और चौथे हैं प्रयोग के आधार पर आप उनका कैसे यूज करते हैं, ये एक बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर ये 4 शब्द भेद हैं। इनको हम क्रम से पढ़ना शुरू करते हैं। आइए पहला समझते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्या याद रखना है आपको? रचना के आधार पर, रचना मतलब कि बनावट, उनकी बनावट कैसी है, उनकी रचना कैसे हो रही है, इस आधार पर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं और योग रूढ़ शब्द हैं। आइए क्रम से इनको समझते हैं। रूढ़ शब्द, सार्थक खंड संभव नहीं। देखो मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख रखा है, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके आप सार्थक खंड नहीं कर सकते। सार्थक खंड से क्या मतलब है? सार्थक मैंने आपको बता दिया कि अर्थ निकलता है, जिनका अर्थ कुछ निकल जाता है, और असार्थक खंड संभव नहीं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके आप सार्थक खंड नहीं कर सकते। तो हम रूढ़ शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? जिनके सार्थक खंड न किए जा सके और वो अन्य किसी शब्दों के मेल से न बने हो, यानी कि जिनके निर्माण में अन्य किसी शब्दों की आवश्यकता न पड़ी हो और जिनके आप सार्थक खंड नहीं कर सकते, उनके सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। यानी कि जब आपने उनको तोड़ा तो टूटने के बाद जो खंड होंगे, अगर उनके अर्थ निकल जाते हैं तो सार्थक खंड होंगे, और अगर उनके अर्थ नहीं निकलते हैं तो वो सार्थक खंड नहीं कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उदाहरण है रूढ़ शब्द का दिन, घर, कुर्सी, जल, मेघ, हाथी आदि। तो अब इसके माध्यम से आप समझिए, देखो सार्थक खंड संभव नहीं। अगर ये दिन है, दिन के अगर आप टुकड़े करने लगो तो दी अलग हो जाएगा, न अलग हो जाएगा, ये टुकड़े हो गए, ये हो गए खंड। तो दी का कोई अर्थ निकलेगा क्या? न का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। घ और र में कर दीजिए तो घ अलग हो जाएगा, र अलग हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कुर्सी में कु अलग कर दिए, ये रसी अलग कर दीजिए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसका अर्थ ये है कि जिनके सार्थक खंड संभव नहीं है और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात आपको। अब दूसरा जो शब्द है वो है यौगिक शब्द। देखो यौगिक शब्द किससे निकल रहा है? नाम से ही आ रहा है यौगिक। योग मतलब जुड़ जाना, योग मतलब जुड़ जाना। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बने, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि योग का मतलब जुड़ जाना, और कौन जुड़ेंगे? 2 सार्थक शब्द जुड़ेंगे। यानी कि एक शब्द जो पहला होगा, दूसरा जो शब्द होगा, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, और जब वो आपस में जुड़ जाएंगे तो जो शब्द बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। इसका उदाहरण आप समझ लीजिए। उदाहरण है देखो हिमालय। उदाहरण है हिमालय। हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है और दोनों सार्थक हैं। एक है हिम और दूसरा है आलय। हिम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हिम का अर्थ होता है स्नो, बर्फ, है ना, बर्फ होता है, स्नो होता है इंग्लिश में, और आलय का मतलब होता है भंडार। तो देखो इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये सार्थक शब्द हैं और इन सार्थक शब्दों से मिलके ये शब्द बन रहा है, ये हिमालय बन रहा है, और हिमालय क्या है? एक यौगिक शब्द है। दूसरा आप देखिए प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बन रहा है, प्रधान और मंत्री। प्रधान का मतलब होता है मुख्य और मंत्री होता है सलाह देने वाला, है ना, सलाह देने वाला। तो प्रधान और मंत्री दोनों के दोनों सार्थक शब्द हैं। इन दोनों सार्थक शब्दों से मिलकर जिस शब्द का निर्माण हो रहा है वह है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री एक यौगिक शब्द है। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या है? देखो योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ में आपको दोनों चीज दिखाई दे रही होंगी। देखो योग रूढ़ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये भी मेल है। किस चीज का मेल है? यौगिक और रूढ़ शब्दों का मेल है। आपने रूढ़ पढ़ लिया, आपने यौगिक पढ़ लिया, अब आप पढ़ो योग रूढ़, यानी कि इसमें योग और रूढ़ दोनों शब्द एक साथ समाहित हैं। यहां पे देख लेते हैं, यौगिक और रूढ़ शब्दों से मिलकर निर्मित ऐसे शब्द जो यौगिक और रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और अगला जो सेकंड पॉइंट है, तथा अपने अर्थ को छोड़ देते हैं। जो यौगिक और रूढ़ शब्द हैं जिनसे मिलकर योग रूढ़ शब्द बना है, में उनमें जो यौगिक और रूढ़ शब्द हैं जिनसे योग रूढ़ बन रहा है, वो अपने अपने अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, अन्य अर्थ प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए।
देखो जैसे एग्जाम्पल है 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन है, 10 जमा आनन है। 10 का अर्थ क्या होता है? देखो 10 जमा आनन, ये दशानन बन गया। 10 का मतलब होता है 10, 10। आनन का मतलब होता है मुख। तो देखो इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए यहाँ पे? 10 जमा आनन यानी 10 मुख, 10 मुख निकलना चाहिए। पर ये किसी तीसरे ही अर्थ की तरफ इशारा कर रहा है। और दशानन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? रावण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये देखो इसमें क्या है, योग रूढ़ और यौगिक और रूढ़ शब्दों का क्या हुआ है, आप ये देखेंगे संयोग हुआ है, उससे तीसरा कोई शब्द बन के आ रहा है और वो तीसरा जो शब्द है उसका अन्य ही अर्थ निकलता है। उसके बाद यहां पे देखो आप, पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर, अंबर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेकार्थक है। अंबर का मतलब आसमान भी होता है और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, वस्त्र भी होता है। तो पीत जमा अंबर, पीला कपड़ा, ये इसका ये अर्थ होना चाहिए था, पीला कपड़ा। पर देखो यहां पे आ रहा है पीतांबर, और पीतांबर का मतलब क्या है कि जो भगवान कपड़ा पहनते हैं। आपने देखा होगा नारायण और राम, नारायण भगवान हुए, रामचंद्र जी हुए और कृष्णचंद्र जी हुए। तो तीनों के तीनों किस कपड़े को पहनते हैं? पीले कपड़े को पहनते हैं, पीतांबर को धारण करते हैं। आपने अलग अलग कथाओं में भी सुना होगा कि पीतांबर से अपने भक्त का मुख पोंछा, आंसू पोंछे। तो भगवान हमेशा कौन सा कपड़ा धारण करते हैं? पीतांबर धारण करते हैं। तो पीत प्लस अंबर क्या हुआ? पीतांबर हुआ। ये भिन्न अर्थ प्रदान कर रहा है, भगवान के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। और उसके बाद जो तीसरा उदाहरण है यहाँ पे देखो, मतलब ये देखो आप कि ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है और तीसरा ही अर्थ यहाँ पे प्रदान कर रहा है, लंब प्लस उदर, लंबोदर। लंब प्लस उदर, लंबोदर। देखो लंब का क्या मतलब निकलता है यहाँ पे? अगर लंब का अर्थ आप देखो तो लंब का अर्थ निकलता है लंबा। लंब का अर्थ क्या निकलता है? लंबा। और यहां पे देखो क्या है? उदर, उदर का मतलब पेट, यानी कि लंबा पेट। इसका ये अर्थ निकलना चाहिए था लंबा पेट, पर इसका जब ये शब्द बना यहां पे तो ये बना लंबोदर। और लंबोदर यहां पे लंबा पेट नहीं कहा गया, जो भगवान गणेश हैं उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है लंबोदर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहां पे इसमें क्या क्या आया है? ये रूढ़ शब्द आगे, यौगिक शब्द आगे, योग रूढ़ शब्द आगे। एक खास बात, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। आपने उनका एग्जाम्पल यहां भी देख लिया होगा। एक है दामोदर, एक शब्द आता है दामोदर, दाम प्लस उदर। अब दाम का मतलब यहाँ पे वैल्यू से मत लगा देना, मूल्य से मत लगा देना। दाम का हिंदी में अर्थ होता है रस्सी, और उदर का मतलब क्या होता है? पेट। तो रस्सी और पेट कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है, पर जब दाम प्लस उदर एक साथ में जुड़ जाता है तो नाम निकल के आता है दामोदर। और भगवान का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है दामोदर, क्योंकि यशोदा मैया ने उनके पेट में रस्सी बांध दी थी और उखल से उनको बांध दिया था। अगर आपने थोड़ी बहुत कथा सुनी होगी, यमलार्जन का उद्धार है, उसमें भगवान ने वह लीला की है। आप भी थोड़ा देखते रहिए इन चीजों को। आगे देखते हैं हम दूसरा प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। अब दूसरा देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं भाई 5 प्रकार के। 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं और शंकर शब्द होते हैं। शंकर नहीं, ये संकर शब्द है। अब देखो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तत्सम शब्द, देखो आपको पता लग जाएगा। तत्सम, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? भाई देखो हिंदी का विकास क्रम मैंने आपको पढ़ा दिया है। हिंदी के विकास क्रम में आपको पता लगता है सबसे पहले संस्कृत है, संस्कृत से पाली आया, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से हिंदी। ये पूरा का पूरा विकास क्रम है। तो हिंदी को आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं संस्कृत से, संस्कृत से ही उसका विकास हुआ है। तो हिंदी में आज के समय में वो शब्द जो संस्कृत के हैं और जो के तो प्रयोग हो रहे हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। यानी संस्कृत में जो शब्द है वही हिंदी में भी प्रचलित है, उन शब्दों को बोल रहे हैं तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग हो, जो के त्यों प्रयोग हो। जैसे अग्नि, देखो हिंदी में भी अग्नि बोलते हैं, संस्कृत में भी अग्नि बोलते हैं। वायु सेम है, माता, पिता, प्रकाश।
तो संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में भी ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा खेल आता है तद्भव शब्द का। क्या शब्द आता है? तद्भव। तद्भव देखो, अब तद्भव में क्या हो रहा है कि तद्भव शब्द कौन से हैं? संस्कृत के वो शब्द जो समय के साथ में परिवर्तित हो गए हैं, उनका अपभ्रंश हो गया है, यानी कि उनके रूप का परिवर्तन हो गया है। संस्कृत में वो कुछ थे और वो हिंदी में आज कुछ हैं। तो इस तरह से जो शब्द का, जिन शब्दों का निर्माण हुआ वो तद्भव शब्द हैं। संस्कृत के वो शब्द जो समय के साथ में परिवर्तित हो गए या उनका अपभ्रंश हो गया है, रूप परिवर्तित हो गया है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो जैसे संस्कृत के यहाँ तत्सम शब्द लिखे हुए हैं और यहां हिंदी के तद्भव शब्द लिखे हैं। देखो संस्कृत में शब्द है कर्पूर, संस्कृत में शब्द है कर्पूर, और कर्पूर का कर्पूर आप किसे कहते हैं? आप कपूर कहते हैं। अब है वो कर्पूर, वो संस्कृत में है कर्पूर, पर उसको हमने बदल के क्या कर दिया? कपूर कर दिया। तो संस्कृत में कर्पूर है और हिंदी में कर दिया कपूर। तो कपूर क्या है? एक तद्भव शब्द है। उसके बाद देखो हस्त है, हस्त संस्कृत में है, पर धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हस्त का क्या हो गया? हाथ हो गया। तो कर्पूर और हस्त ये तत्सम शब्द हैं और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर रूप परिवर्तित होके कर्पूर का कपूर हो गया, हस्त का हाथ हो गया। और आप शंकर जी की पूजा में बोलते होंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानि सहितम नमामि। देखो भाई, अगर ज़िंदगी में सफल होना है ना तो अपने पे विश्वास करो, साथ ही उतना विश्वास भगवान पे भी करो। आप जिस किसी को भी मानते होंगे उन पे विश्वास करना सीखो, बहुत हिम्मत मिलती है दोस्त। और मेरे को भी भाई पूरा सपोर्ट करो। देखो मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मिटा के वीडियो को कट करके उसको एडिट करके आपके सामने पेश करना होता है। तो मुझे आपका भरपूर सहयोग चाहिए। मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ तो मेरे को भी आपका सहयोग चाहिए। अब आगे जो तीसरा शब्द है वो है देशज शब्द। देखो देशज शब्द जो मिलकर बना है वो देश प्लस ज, ये टेम्परेरी आप काम चला सकते हो। देश का मतलब तो देश होता है और ज का मतलब यहां से निकलता है जन्म, मतलब जिन शब्दों का जन्म देश में ही हुआ है। कब कैसे हुआ है? आवश्यकता के अनुसार देश में ही जन्म हो गए। किसके प्रभाव में आके? जिस भी किसी क्षेत्र में रह रहे हैं उसी क्षेत्रीय प्रभाव के अंतर्गत आके क्या हो गया? उन शब्दों का जन्म हो गया। तो किसी शब्द का जिसका विकास आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय प्रभाव के द्वारा हुआ है उन शब्दों को बोलते हैं देशज शब्द। देश में ही जन्मे शब्द, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता के द्वारा जिन शब्दों का निर्माण हुआ वो देशज शब्द हुए। पर इनका कोई ऐसे आप अर्थ निकालना चाहें तो अर्थ ठीक से निकलता नहीं है। जैसे थैला, थैला क्या है? देशज शब्द है। लोटा, गड़बड़, वो बोलते हैं ना दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे हाथ करके बोलते हैं। सीआईडी हमने तो देखा नहीं है पर लड़के बताते रहते थे कि भाई दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कुछ करके बोलते थे, तो आपने भी देखा होगा। उसके बाद ठेठ, जो ठेठ होता है बोलते हैं भाई ठेठ गंवार है, बिल्कुल एकदम ठप्प गंवार है, तो ठेठ गंवार है। ये सब शब्द कैसे हैं? ये देशज शब्द हैं। उसके बाद अगले जो शब्द हैं वो हैं विदेशज शब्द। देखो विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। आगत मतलब आना, आगत मतलब आए हुए। कहाँ से आए हुए भाई? लंदन से आए हुए, ब्रिटेन से आए हुए, कहीं से भी आए हुए हो सकते हैं। देखो भारत में समय समय पर अलग अलग आक्रमणकारी आए, अलग अलग जगह से लोग आते रहे, अलग अलग जगह से राज करते रहे। अंग्रेजी हुकूमत भी लगभग आप देखो 1600 से 1947 तक रही, लगभग 350 साल तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सब भाषाओं का धीरे धीरे हिंदी पर भी प्रभाव पड़ा और हिंदी में कुछ शब्द आ गए। कहाँ से? बाहर की भाषाओं से, अन्य भाषाओं से। तो विदेशी भाषा से जो शब्द आगत हैं, आ गए हैं उन शब्द, और वो जो अब हिंदी में अब काफ़ी क्या हो चुके हैं? पॉपुलर हो चुके हैं, एक बिल्कुल सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने लगते हैं, जिनको देख के पता ही नहीं लगता है कि हिंदी के शब्द हैं, किसी अन्य भाषा के शब्द हैं। तो उन शब्दों को हम बोलते हैं विदेशज शब्द, यानी विदेशों में जन्मे हुए। और आगत शब्द, आए हुए शब्द, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अलग अलग भाषाओं से कुछ शब्द हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अरबी भाषा से जो शब्द आया है, तहसील है, कत्ल है, कानून है, मीनार है, जिला है और हलवाई है। देखो इन सब शब्दों को, हलवाई आपको लगता है हिंदी का शब्द होगा, पर हलवाई हिंदी में जो शब्द प्रयोग आज के टाइम में हो रहा है वो अरबी भाषा से आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फारसी भाषा से गवाह, जिसको आप बोलते हैं भाई साक्षी बन जाओ, हिंदी में साक्षी शब्द है पर वैसे यूज करते हैं गवाह। उसके बाद सितार, जो सितार बजाते हैं, वाद्य यंत्र होता है सितार। उसके बाद जलेबी, जलेबी बाई
वो बोलते रहते भाई, वो गाना वाना बहुत फेमस हुआ था, पर आप वो कंसंट्रेट करो भाई इधर। उसके बाद रुमाल, उसके बाद दंगल, दंगल दंगल ओए ओए दंगल दंगल, ये पूरा बना रहता है। तो ये आपने मूवी देखी होगी, काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी है, मोटिवेशनल मूवी है, जरूर देखनी चाहिए। और बर्फ, गवाह, सितार, जलेबी, रुमाल, दंगल और बर्फ। जलेबी भारत का राष्ट्रीय पकवान भी काफ़ी लोग कहते हैं, पर इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो फारसी भाषा में शब्द आए। उसके बाद तुर्की भाषा से, तुर्की जो टर्की है, टर्की कंट्री, वहाँ की भाषा तुर्की है, भारत का शत्रु राष्ट्र है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दारोगा, वो दरोगा नहीं होता, दारोगा होता है। तो दारोगा शब्द कहाँ से आया है? तुर्की से आया है। बारूद शब्द कहाँ से आया है? तुर्की से आया है। बेगम, बेगम भाई, बेगम का बड़ा मसला है भाई, शादी करना सोच समझ के भाई, बेगम कंट्रोल करके रखती है यार। चलो ठीक है यार, छोड़ो, तुम्हारी टेंशन है, मैं क्या करूं। उसके बाद कैंची, कैंची, कैंची चलाने से घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो भाई साहब आपको कैंची नहीं चलानी है, और कैंची आपको याद रखना है, कैंची से लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई दुश्मनों के साथ में होती है, और तुर्की हमारा दुश्मन देश है। इस तरह आप एक ट्रिक बन गई है। लीजिए, मैंने आपके सामने परस दी है ट्रिक, हाँ। आज काफ़ी मजाक हो रहा है, पर आप एंजॉय लेते हुए पढ़ते रहिए। कैंची, तो कैंची शब्द जो आया है वो तुर्की से आया है। चाकू और बहादुर, भाई देखो, जितने भी नेपाली होते हैं, गोरखा होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी करते रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो जो छोटी छोटी आंख वाले होते हैं, वो बहादुर ही होते हैं। पर आप उस शब्द इसको देख के मत समझ लेना है चीन से आया है, और बहादुर शब्द भी चीनी है। तो बहादुर जो शब्द आया है वो तुर्की से आया है। और पुर्तगाली, पुर्तगाली जो सबसे पहले इंडिया में लोग कौन आए? पुर्तगाली लोग आए थे। आपको इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं पुर्तगाली से तंबाकू, ये वाला चक्कर चलता है ना मेरे भाई, वैसे यहाँ रखते हैं आप। तो ये तंबाकू जो कहाँ से आया है भाई? पुर्तगालियों की देन है। उसके बाद बाल्टी, मम्मी बाल्टी ले आइयो, ऐसे आप बोलते रहते हैं। तो बाल्टी जो शब्द आया है, ये बाल्टी शब्द भी कहाँ से? पुर्तगाली से आया है। पिस्तौल, गोदाम, अलमारी, तौलिया, ये शब्द कहाँ से आए हैं? सब पुर्तगाली भाषा से आए हैं। उसके बाद फ्रांसीसी से दो इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं। कारतूस, कारतूस इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेज, जो आप बंदूक में भर के चलाते हैं उसको कारतूस बोलते हैं। कारतूस शब्द आया है फ्रांसीसी से। और जो कर्फ्यू लगाती है, कौन लगाती है कर्फ्यू? हम आईपीसी में पढ़ेंगे, हम सीआरपीसी लॉ में पढ़ेंगे, ये अधिकार किसके पास होता है, ये सब चीज़ समझेंगे। तो कर्फ्यू शब्द कहाँ से आया है? कर्फ्यू शब्द आया है फ्रांसीसी से। तो ये आपको समझना है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। पीछे मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी भाषा से कौन कौन शब्द आए हैं। तो अब देखो जापानी, ये सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेने। जापानी भाषा से शब्द आया रिक्शा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जापानी से आया रिक्शा, सुनामी और सायोनारा। देखो रिक्शा वाला ये है ना सुनामी, जापानी वाला है ना, वो आपने एक गाना सुना होगा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो गाने मैंने सुनते रहा करो भाई, पर ज़्यादा ना यार अरिजीत सिंह के गाने मत सुनना भाई, यार फिर ना कुछ होने लगता है यार भाई, ध्यान से यार समझ के, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो रिक्शा, सुनामी, सायोनारा। सायोनारा जापान में क्या होता है? जापान में वो झुक के बोलते हैं सायोनारा। मेरे गले का माइक खराब होने वाला है शायद, पर कोई बात नहीं। चीनी भाषा शब्द आए हैं लीची, चीकू और चाय। लीची, चीकू और चाय चीनी भाषा से आए हैं। और डच भाषा शब्द आया है बम, जो बम बोलते हैं ना कि भाई बम मार दिया, बम फोड़ लो, चलो भाई दिवाली आ गई, वो क्या है? ये बम शब्द कहाँ से आया है? डच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा, फेवरेट भाषा, इंडिया की भाषा, इसके बिना आप हैं बेवकूफ़, पर ऐसा नहीं है भाई, आपके पास चरित्र की पावर होनी चाहिए, आपका चरित्र मजबूत होना चाहिए, आपको दुनिया सलाम ठोकेगी। ये मेरा कहना नहीं है, बहुत लोगों का कहना है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ चरित्र के बारे में ना, मैंने विवेकानंद जी का एक चरित्र बना रखा है, पर्सनैलिटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके जरूर सुनना, आप काफ़ी इंस्पायर होंगे। तो फिर ये है स्टेशन। स्टेशन शब्द कहाँ से आया? अंग्रेजी से। डायरी शब्द कहाँ से आया है? अंग्रेजी से। स्कूल, टैक्स और प्लेटफॉर्म, ये शब्द हिंदी में कहाँ से आए? अंग्रेजी से आए। और फाइनली यूनानी भाषा से जो भी टेली से जुड़ा होगा, टेली से जो भी शब्द शुरू हो रहा होगा वो यूनानी से लगा देना, आंख मीच के, टेलीफोन और टेलीग्राम। तो ये हमारा दूसरा खत्म हो गया है। अब दूसरा, सॉरी, अभी फिर देखो, अभी इसमें मैंने बोला था
तो अब इसमें पांचवा पढ़ते हैं हम संकर। आपने तत्सम पढ़ लिया, हमने तद्भव पढ़ लिया, हमने देशज पढ़ लिया, हमने विदेशज पढ़ लिया, उसके सारे मतलब इंपॉर्टेंट आप शब्द पढ़ लिए। अब पांचवा है संकर। संकर का मतलब क्या होता है? देखो इंडियन जो कल्चर है, इस इंडियन कल्चर में अपने जातियों में शादी करने की प्रथा है। वो समाज की एक प्रथा चली आ रही है कि अपनी जातियों में शादी करना होता है। पर आज का टाइम देखो मॉडर्न है, सब अपनी अपनी मर्जी शादी कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से भाई करना ठीक भी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए। पर मैं दोनों ही चीज़ का समर्थक हूँ। अब स्थिति पे निर्भर करता है कौन सी स्थिति सही है। आप अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, और आप जिसको पसंद करते हैं भाई उसको भी नहीं छोड़ सकते, तो वो आप पे डिपेंड करता है। पर मैं एक चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये समाज में ये चीज़ बोली जाती है कि अगर जैसे कोई जैसे ब्राह्मण समझ लो आप, अगर ब्राह्मण की ब्राह्मण में शादी हो जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो ठीक होता है, जाट की जाट में शादी हो जाती है तो ठीक होता है, राजपूत की राजपूत में हो जाती है ठीक होता है, अदर भी जो कास्ट है मतलब सेम कास्ट में शादी हो जाती है तो बच्चा ठीक होगा। समाज का ये मानना है कि यदि एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है दूसरा वैश्य है, या ब्राह्मण की जाट में या जाट की ब्राह्मण में, तो इस तरह शादी जब हो जाती है, एक मेल होता है फीमेल होता है, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसको संकर संतान कहते हैं। भाई ये क्लोज्ड है, ये ना हाइब्रिड है, ऐसे करके बोल देते हूँ। तो संकर का मतलब है ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्द से मिलके बने हो। एक मिलके बन गया, संकर है, मिलके बन गया शब्द। वो जो शब्द बना उसमें एक शब्द दूसरी भाषा से है, एक शब्द दूसरी भाषा से है, तो ऐसे शब्दों को संकर शब्द बोलते हैं। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल जो शब्द है वो अंग्रेजी का है और गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी का है, तो एक अंग्रेजी का एक हिंदी का, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? रेलगाड़ी। उसके बाद एक शब्द है सील प्लस बंद। सील बंद एक शब्द है जिसमें सील जो शब्द है वो अंग्रेजी का है और बंद जो शब्द है वो फारसी का है। तो दो अलग अलग भाषाओं से शब्द आया, तीसरा कोई शब्द बन गया, तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा जो हम प्रकार पढ़ने वाले हैं वो है अर्थ के आधार पर। शब्द भेद चार थे, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो ये उत्पत्ति के आधार वाला हम पढ़ रहे थे। उसके बाद ये है अर्थ के आधार पर कि अर्थ क्या क्या निकलेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे हैं भाई ये चार, कौन कौन से? एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं और विपरीतार्थी शब्द हैं। एक एक करके समझते जाते हैं। देखो एकार्थी शब्द आपको पता लग रहा होगा, एक आर्थी यानी कि जिनका एक ही अर्थ निकले। कोई शब्द है उसका पर्टिकुलर एक ही मीनिंग निकलेगा, यानी एक ही अर्थ जिन शब्द का निकले वो एकार्थी शब्द है। जैसे गंगा है, गंगा का अर्थ क्या निकलता है? गंगा का मतलब गंगा ही है, कुछ और होता ही नहीं है। अब उसके बाद जो पटना, बिहार की राजधानी पटना का पटना ही है। अब देखो यहाँ पे ना ज़्यादा दिमाग मत चला लेना भाई साहब, पटना का मतलब वो नहीं है कि भाई लड़की पट गई, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पटना का मतलब यहाँ पे पटना ही है, अदर लैंग्वेज लड़कों वाली लैंग्वेज नहीं लेनी है। तो पटना है। उसके बाद जर्मन है, जर्मन का मतलब जर्मन है और मार्च का मतलब यहाँ पे मार्च ही है। देखो इंग्लिश में मार्च का मतलब अलग होता है, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब नहीं है। मार्च हिंदी में नहीं आया है, यहाँ पे मार्च जो शब्द है उसका यही अर्थ निकल रहा है। तो पर्टिकुलर जब मीनिंग निकलता है, एक ही अर्थ निकलता है, तो एकार्थी होता है। अब दूसरा जो है अनेकार्थी। अनेकार्थी मतलब जब किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले, एक से ज्यादा अर्थ निकले तो अनेकार्थी शब्द होता है। अनेकार्थी शब्द देखो जैसे एक आपने दोहा सुना होगा, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें कनक कनक शब्द है जो दो बार आया है, अलंकार में आपको पढ़ाऊंगा। तो कनक शब्द के यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं, एक तो धतूरा निकल रहा है, एक सोना निकल रहा है। तो जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वो शब्द कौन सा होता है मेरे भाई? अनेकार्थी शब्द होता है। और इसी तरह कर, कर के भी दो शब्द अर्थ निकलते हैं, एक तो हाथ, कर किसको बोलते हैं? हाथ को बोलते हैं कर, और दूसरा किसको बोलते हैं? टैक्स को बोलते हैं। तो जब एक शब्द के दो एक से अधिक अर्थ निकले तो अनेकार्थी होता है। उसके बाद समानार्थी। समानार्थी को आप पर्यायवाची भी कह सकते हो, समानार्थी को आप पर्यायवाची भी कह सकते हो। यानी कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द कैसे होते हैं? समानार्थी। यानी कि तीन चार शब्द हैं और उनका अर्थ एक ही निकल रहा है, समान निकल रहा है, तो क्या हो गए? वो शब्द समानार्थी शब्द होंगे। इसको आप पर्यायवाची भी कह सकते हो, इन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे आकाश है, आकाश का अर्थ तो
आकाश है ही, नभ भी आकाशी है, गगन भी आकाशी है, व्योम भी आकाशी है। तो ये देखो ये कैसा है, ये समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब विलोम आप कह सकते हो, विलोम शब्द, यानी विपरीत अर्थ जब आता है, विपरीत अर्थ देने वाले जब शब्द होते हैं उनको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जय पराजय, हार जीत, सच झूठ, दिन रात, ये जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हैं वो विपरीतार्थक कहलाते हैं। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए, रचना के आधार पर पढ़ लिए। रचना के आधार पर कौन कौन से पढ़े, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से पढ़े हमने, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और अर्थ के आधार पर पढ़े एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी या विपरीतार्थक। तो यहां तक समझते हैं। अब फाइनली देखते हैं हम आखिर प्रयोग क्या। तो अब फाइनली हम जो चौथा टाइप देखने वाले हैं उसके बाद आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। आई थिंक काफी लंबी वीडियो हो गई होगी, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको शब्द भेद कभी भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चौथा प्रकार है प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। चलिए समझ लेते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, जिनमें परिवर्तन। देखो विकारी, विकारी मतलब विकार, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। विकार का दूसरा मतलब भी क्या होता है, परिवर्तन। जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं, उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। किस आधार पर, लिंग के आधार पर। यानी पुरुष और स्त्री, अगर पुरुष के लिए अलग तरह से वो बन जाएंगे, स्त्री के लिए अलग तरह से बन जाएंगे। वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर अगर स्टेज में है तो किसी और तरह से बोले जाएंगे, और प्लूरल स्टेज में है तो किसी और स्टेज से बोले जाएंगे। और कारक के आधार पर वो किसी अलग तरीके से बोले जाएंगे, और अलग, ये कारक के आधार पर अलग अलग तरीके से वो बोले जाएंगे। तो देखो विकारी शब्द वो हैं जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। देखो समझाता हूं कैसे। ये हैं वो शब्द, यहां पे देखो, यहां पे आप लोग देखो, अगर लिंग के आधार पर देखा जाए, यानी कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, मेल और फीमेल है, तो देखो ये लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, शब्द कौन सा है, लड़का। और लिंग परिवर्तित होते ही देखो ये शब्द बदल गया, लड़की। तो लिंग के आधार पर देखो परिवर्तन हुआ, लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ, इसलिए ये विकारी शब्द है। उसके बाद वचन, एक वचन और बहुवचन। लड़का दौड़ रहा है, अब देखो लड़का है, सिंगुलर है, एक है, इसके यहाँ पे ये हुआ, और बहुत सारे लड़के, बहुत सारे हो गए इकट्ठे, तो लड़के शब्द हो गए, देखो ये विकारी है। उसके बाद लड़के के लिए आम लाओ और लड़कों के लिए आम लाओ, ये कारक के आधार पर है। देखो लड़के के लिए और लड़कों के लिए। तो कुल मिला के आपको यह ध्यान रखना है कि लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, वो शब्द कैसे कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और इसका उलट अविकारी शब्द, जिनको अव्यय भी कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं, उनमें वो कौन शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ये ऐसे शब्द एग्जाम्पल क्या हैं, जहां, न, तक, यदि, तो, लेकिन, आज, कल, परसों, इधर उधर और एक्सेट्रा। इस तरह के जो शब्द हैं वो कभी भी नहीं बदलेंगे। देखो जैसे इसमें से ले लो आप कि जैसे मान ले, ये ले लेते हैं आज वाला, कि आज राम दिल्ली जाएगा। तो आपने देखा, अभी लिंग के आधार पर समझा रहा हूं, आज राम दिल्ली जाएगा, तो पुल्लिंग के भी साथ में यही है, आज रमा दिल्ली जाएगी, तो रमा स्त्रीलिंग है, तो रमा के साथ में भी यही शब्द है। उसके बाद आगे दूसरा देख लेते हैं, वचन के आधार पर देख लेते हैं। देखो यदि लड़का दौड़ रहा है तो वो पास होगा, और देखो यहां पे चेंज नहीं हुआ, यदि लड़के दौड़ रहे हैं तो वो पास होंगे। तो देखो इसमें कोई फर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये पूरे के पूरे रहे आपके शब्द भेद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों मैक्सिमम शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।